हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक सर्वे 2026 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे, बजट के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था। पहले हम इसमें भी दो तीन बातें कर लेते हैं, एक दो मिनट की। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन प्रिपेयर करता है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखिए, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे रहता है वो एक रिपोर्ट रहती है। वो एक रिपोर्ट रहती है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बताती है। ओके, विच टेल्स यू अबाउट द current condition of an Indian economy or the performance of how the Indian economy is currently performing. अब ये इसके अंदर जो एनालिसिस रहता है वो इन्फ्लेशन का रहता है, वो जीडीपी का रहता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का रहता है, क्या कैसे सिचुएशन अभी करंट में चल रही है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो हमारा बजट रहता था फाइनेंशियल ईयर का, वो कौन प्रेजेंट करता था? वो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता था लोकसभा में। क्योंकि बजट एक मनी बिल की कैटेगरी में आता है, तो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता था। अगर आपसे बात कर ले इकोनॉमिक सर्वे की, इकोनॉमिक सर्वे को कौन प्रिपेयर करेगा? इकोनॉमिक सर्वे को हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रिपेयर करेगा। अभी करंट में कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी है। ये एक मेल है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी करंट में अभी हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। उसके अंदर भी एक ऑफिस होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, और उसमें भी मेजर रोल कौन प्ले करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। प्रेजेंट कब हुआ? देखिए, क्रोनोलॉजी चलती है यहाँ पर। बजट जो है वो एक दिन बाद प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एक दिन पहले होगा बजट के, मतलब कि इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है, फिर आपका कौन आएगा? बजट रिप्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में। अब अगर आपसे बजट का पूछ ले, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बजट कब रिप्रेजेंट हुआ था पार्लियामेंट में, लोकसभा में। वो हुआ था हमारा 1 फेब 2026 को। ऐसे ही इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे हमारा कब प्रेजेंट हुआ? वो हमारा प्रेजेंट हुआ 29 जन 2026 को। क्रोनोलॉजी यही है कि एक दिन पहले करा जाए, बट यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे पहले तो हुआ, बट वो हुआ 29 जन 2026 को, और बजट हुआ 1 फेब 2026 को। डिफरेंस याद रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर कौन करेगा? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करेगा। पर प्रेजेंट कौन करेगा? प्रेजेंट हमारा फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर, नॉट डॉक्टर, निर्मला सीतारमन जी ही करेंगी। ओके, सो निर्मला सीतारमन जी ही हमारी प्रेजेंट करेंगी। जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा वही प्रेजेंट करेगा। प्रिपेयर कौन करेगा? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अब इसमें भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर से रिकॉल कर लेता हूँ कि सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई जी के नाम पर रिकॉर्ड है। 10 टाइम उनने, जो है 10 टाइम्स बजट रिप्रेजेंट करा था पार्लियामेंट में, जिसमें 8 फुल बजट था और 2 इंटरिम बजट थे। निर्मला सीतारमन जी जो है वो 9 टाइम्स हमारा प्रेजेंट कर चुकी हैं बजट। ओके, 9 टाइम्स हमारा बजट रिप्रेजेंट करी हैं, और जिसमें से 8 टाइम्स हमारा फुल बजट रहा है, और 1 टाइम हमारा इंटरिम बजट रहा है। तो निर्मला सीतारमन जी ने 9 टाइम्स बजट को रिप्रेजेंट करा, जिसमें से 8 टाइम्स हमारा फुल बजट रहा और एक बार हमारा इंटरिम बजट रहा। पहली फाइनेंस मिनिस्टर थी वुमेन, फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन? निर्मला सीतारमन जी। अब चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, और फिर बाद में जो भी हमारी टर्मिनोलॉजी या टर्म्स आते रहेंगे उसको हम समझते चलेंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी, जो प्रिपेयर करेंगे इकोनॉमिक सर्वे को, और प्रेजेंट कौन करेगा? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 वॉज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट ऑन। इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है, कब प्रेजेंट हुआ? 29 जन 2026 को। और बजट कब प्रेजेंट हुआ था? 1 फेब 2026 को। ओके, सो ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रिपेयर कौन करता है भैया? प्रिपेयर करेगा हमारा कौन? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और रिलीज या प्रेजेंट कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। प्रेजेंट आमतौर पर इसकी क्रोनोलॉजी यही रहती है कि पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसके एक दिन बाद हमारा क्या आता है? बजट आता है।
इतना भी याद रखिएगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बस एक रिपोर्ट है, एनालिसिस रिपोर्ट है। ये डायरेक्टली बजट एलोकेट नहीं करेगा किसी भी सेक्टर को, किसी भी स्कीम को या किसी भी प्लेटफॉर्म को। बजट एलोकेट करने का काम किसका होता था? हमारा फाइनेंशियल बजट जो है जब रिलीज होता है उसमें मेंशन रहता है कि किस सेक्टर को, किस स्कीम को बजट देना है। इकोनॉमिक सर्वे ये नहीं बताएगा आपको, ये डायरेक्टली आपका बजट एलोकेट नहीं करेगा। हु प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? प्रिपेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, उसमें भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ओके, वही सब बातें। अब डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी जो हैं, इनका टेन्योर जो था वो अपॉइंट तो हुए थे ये जनवरी 2022 में, और इनका टेन्योर 2025 तक था, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर रहेंगे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मार्च 2027 तक। स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉज प्रेजेंटेड इन। देखिए, फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे हमारे इंडिया का प्रेजेंट हुआ था 1950 1951 में। इसको भी याद रखिए कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बार और रिकॉल करता हूँ कि इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट जो है वो इंट्रोड्यूस किसने करा था? आर के सन्मुखम चेट्टी जी ने, आर के सन्मुखम चेट्टी जी ने। और रिपब्लिक इंडिया का फर्स्ट बजट किसने इंट्रोड्यूस करा था? जॉन मथाई ने। ओके, जॉन मथाई। अब आर के सन्मुखम चेट्टी जी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जॉन मथाई जी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे। अगर बजट की बात पूछ ले तो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट आर के सन्मुखम चेट्टी जी, और रिपब्लिक इंडिया का जॉन मथाई जी ने करा था। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे का कब प्रेजेंट हुआ? वो हमारा प्रेजेंट हुआ 1950 1951 में। और इंट्रोड्यूस किसने करा था? उस समय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे जॉन मथाई जी, उनने। 1964 तक जो है, अंटिल 1964 ये बजट के साथ ही प्रेजेंट होता था, बट सिंस 1964 इसको सेपरेट कर दिया गया बजट से। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 एस्टिमेटेड इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 एट अप्रोक्सीमेटली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.8 टू 7.2%। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जीडीपी एस्टिमेटेड, रियल जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगी? 6.8 टू 7.2%। ओके, एस्टिमेट करा गया है। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विच सेक्टर contributed the highest share to India's GDP according to Economic Survey 2025-26? अगर आपने हमारी सेंसस वाली वीडियो देखी होगी तो शायद हमने वहाँ पर बात करी थी कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, अगर हम बात करें जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका रहता है? वो रहता है हमारा सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर बोल दें या टर्सरी सेक्टर बोल दें, या हम उसको वाइट कॉलर जॉब भी बोल सकते हैं। तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग कितना था उनका जीडीपी शेयर, मतलब कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा था सर्विस सेक्टर? वो कर रहा था 54% के अप्रोक्स। ओके, इतना कंट्रीब्यूट कर रहा था सर्विस सेक्टर। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था? बहुत कम था उस समय। उस समय तो था अप्रोक्स 21%। ओके, तो ये बात हो गई 2011 के सेंसस की। अब देखिए, पूछा है हाईएस्ट शेयर टू इंडिया जीडीपी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर या व्हाइट कॉलर जॉब्स। कितना कर रहा है अभी? वो 53.6% कर रहा है। ओके, कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। लार्जेस्ट शेयर जीडीपी में इसी का रहता है। इसके अंदर सेक्टर्स हमारे आ जाते हैं, जैसे आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया, टूर हो गया, ट्रेवलिज्म हो गया। According to the Economic Survey 2025-26, what was the total amount of gross foreign direct investment inflows recorded by India in the financial year 2024-25, registering a growth of 13%? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अभी ग्रोथ आई है 13% की, और वो हो गया है यूएसडी 81 बिलियन। पहले वो कितना था? फाइनेंशियल ईयर 24 में 71.3 बिलियन था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। प्रधानमंत्री जन धन योजना मेनली एम्स एट। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मेन काम क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखिए कि ये कब लॉन्च हुई? 2014 में हुई। जीरो अमाउंट बैंक अकाउंट्स, मतलब कि जीरो अमाउंट पर भी बैंक अकाउंट ओपन हो रहे थे।
ओपन हो रहे थे, इसलिए इसको बैंक रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। बैंक में रेवोल्यूशन ले आई है ना, ओके, बैंक सेक्टर में रेवोल्यूशन ले आई। जीरो अमाउंट बैंक अकाउंट्स। अब ये याद रखिए कि 55.0 करोड़ अकाउंट्स अब तक ओपन हो चुके हैं। 55.0 करोड़ अकाउंट्स ओपन एज ऑफ नाउ। कब लॉन्च हुई थी? 2014 में लॉन्च हुई थी। as highlighted in the economic survey 2025-26, the Pradhan Mantri Mudra Yojana has been a battle driver for deepening financial inclusion and targeted credit. What is the total cumulative loan account disbursed under this scheme across 55.45 crore loan accounts since its inception? देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ओके, सो ये हमारी अभी तक 55.45 करोड़ लोन अकाउंट्स इसमें ओपन हुए। तो सिंस इट्स लॉन्चिंग, मतलब उसके लॉन्च होने से होने के समय से अब तक टोटल क्यूमुलेटिव लोन अमाउंट कितना रह चुका है, मतलब बांटा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 36.18 लाख करोड़। लॉन्च हुई थी 8 अप्रैल 2015 में। 55.45 करोड़ लोन अकाउंट्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं सिंस 2015। तीन कैटेगरी में लोन दिया जाता है, शिशु लोन हो गया, किशोर लोन हो गया, तरुण लोन हो गया। शिशु लोन कैटेगरी के अंदर आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा। किशोर लोन कैटेगरी के अंदर आपको 50,000 से 5 लाख का लोन मिलेगा। तरुण कैटेगरी के अंदर आपको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलेगा। According to the Economic Survey 2025-26, India's National Multidimensional Poverty Index dropped from 29.17% to what percentage over the last decade? याद रखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया की नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ड्रॉप आया है 29.17% से। अब वो हो गई है कितने परसेंट? अब वो हो गई है हमारी 11.28%। बहुत अच्छी बात है ये। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको प्रिपेयर कौन करता है? इसको प्रिपेयर करेगा नीति आयोग, जो कि 2015 में फॉर्म हुआ, कैलकुलेट करता है एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नीति आयोग पहले हमारा प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन मतलब ये जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे था, 1950 के अप्रॉक्स, और 2015 में इसको चेंज कर दिया नीति आयोग। अब ये तीन सेक्टर्स, मतलब तीन डायमेंशंस में या तीन कैटेगरी में कैलकुलेट करेगा, ओके, मेजर करेगा पॉवर्टी को। पहली हेल्थ, दूसरी एजुकेशन और तीसरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मतलब है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, या और क्या बोल सकते हैं, जैसे कुकिंग फ्यूल, ये सब। ओके, बेसिक चीजें जो आ जाती हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। As per the Economic Survey 2025-26, which specific sector stands at the top of the central government's capital expenditure priority list? उम्मीद करता हूं अगर आपने बजट वाला सेशन देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा बजट भी एलोकेट डिफेंस सेक्टर को करा है। यहाँ पर भी सेंट्रल का गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्रायोरिटी लिस्ट में कौन है? टॉप पर डिफेंस सेक्टर है। पहले पे डिफेंस, फिर रेलवे, फिर रोड ट्रांसपोर्ट। ओके, रफली 75% ऑफ द गवर्नमेंट्स टोटल कैपेक्स एलोकेशन है। According to the Economic Survey 2025-26, the central government is on track to successfully contain its fiscal deficit to below what percentage of the GDP for the financial year 2025-26? फिजिकल डिफिसिट की डेफिनेशन याद रखिए। फिजिकल डिफिसिट का मतलब क्या होता है? होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूड बोरोइंग्स। ओके, अब देखिए, एक्सपेंडिचर से मतलब है टोटल खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। रिसीप्ट से मतलब है टोटल इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एक्सक्लूड बोरोइंग्स मतलब उधार को छोड़कर कितनी टोटल इनकम हुई है। ये डेफिनेशन है या ये फॉर्मूला है हमारा फिजिकल डिफिसिट का। अक्सर एग्जाम्स में ये फॉर्मूला भी देखने को मिल जाता है, और इससे रिलेटेड ऑप्शंस रहते हैं कि इंक्लूडिंग बोरोइंग्स आएगा या एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स आएगा। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स आएगा, ओके, उधार को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4.5%। वही है, टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये टारगेट रखा था कि उसको अपनी फिजिकल डिफिसिट जो है वो बिलो करनी है।
ओके, कितना परसेंट ऑफ जीडीपी? 4.5% ऑफ जीडीपी। हाउ मेनी चैप्टर्स इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक सर्वे 2026? अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 16 सेक्टर या 16 चैप्टर्स या सेक्शंस बोल सकता है, नॉट सेक्टर। चैप्टर्स बोल सकता है या सेक्शंस बोल सकता है। तो 16 सेक्शंस जो हैं या चैप्टर्स इंक्लूड करे गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में। अब इसमें ये बात याद करना तो बहुत मुश्किल है कि टोटल 16 मतलब कौन कौन से रहे। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, जैसे हमारा स्टेट ऑफ इकोनॉमी रहेगा, एक स्टेट ऑफ इकोनॉमी, दूसरा हमारा रहेगा फिजिकल डेवलपमेंट, तीसरा हमारा मॉनेटरी मैनेजमेंट, और चौथा हमारा है प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन। ओके, सो ये पांच या ये चार, और एक और कौन सा ले सकते हैं हम? एक हम इन्वायरमेंट, हाँ, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। और भी हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट कभी रेयर केस में पूछ ले तो देख सकते हैं, एक नज़र मार सकते हैं। According to the Economic Survey 2026, the total number of employed persons in India is approximately employed person 56.2 crores. According to the Economic Survey 2025-26, the asset quality of scheduled commercial banks से मेरा मतलब है SBI, HDFC, reached a multi-decadal high. What was the gross not non-performing assets ratio and net non-performing ratio recorded as of September 2025? देखिए, कमर्शियल बैंक्स का जितना ज़्यादा एसेट क्वालिटी रहेगा उतना उन्हें फायदा होगा, उतना ही हमारे नेशन को फायदा होगा। एसेट क्वालिटी मतलब संपत्ति। इसको इसको समझिए, देखिए जीएनपीए है हमारा, जीएनपीए, और एक हमारा है नेट एनपीए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे एग्जांपल, अगर बैंक ने रमेश को लोन दिया 100 रुपए का, और रमेश ने वापस करे 90 रुपए, मतलब बैंक को घाटा हो जाएगा 10 रुपए का, लॉस हो जाएगा। ओके, अब बैंक अच्छे से जानती है भाई कि रमेश जैसे तो बहुत बंदे हैं जो हमें उल्लू बना सकते हैं। अब बैंक को जो ये 10 रुपए का लॉस हुआ, वो हमारा लॉस कितना कहलाएगा? वो कहलाएगा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, बट बैंक भी होशियार है, बैंक समझती है कि भाई रमेश के जैसे बहुत सारे बेईमान लोग हैं जो हमें उल्लू बनाने के लिए बैठे हैं। तो बैंक क्या करती है? बैंक पहले से ही कुछ पैसे, ओके, पहले से ही कुछ अमाउंट जो है वो अपने बैकअप में रखती है। जैसे हमारे वाले केस में हम एज्यूम कर लेते हैं उसने बैकअप में रखे 10 रुपए। अब ये 10 रुपए का यूज बैंक जब ही करेगी जब उसका पाला जो है वो रमेश जैसे बंदों से पड़ेगा। अब रमेश ने भैया 10 रुपए नहीं दिए थे, ओके, और लेट्स लेट्स सपोज यहाँ पर बैंक के पास उसके बैकअप बैकअप या रिजर्व में 8 रुपए हैं। तो वो 10 रुपए की भरपाई बैंक इस 10 रुपए से करेगा, इस 8 रुपए से करेगा। वो 10 रुपए की भरपाई जो रमेश ने नहीं दिए, बैंक इन 8 रुपए से करेगा। अब बैंक को कितने का लॉस हो रहा है? अब फाइनल लॉस बैंक को हो रहा है 2 रुपए का, और वही फाइनल लॉस बैंक को जो हुआ वो कहलाएगा हमारा नेट नॉन परफॉर्मिंग नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जितना कम हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहेगा, जितना कम हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रहेगा, उतना अच्छा हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए रहेगी बात, क्योंकि बैंक्स को जो है वो फायदा होगा, घाटा कम होगा। जितना नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जीरो के पास रहेगा उतना अच्छी बात है, और जितना हाई एसेट क्वालिटी रहेगा उतनी अच्छी बात है कंट्री की इकोनॉमी के लिए। तो वही पूछा था कि रेशियो क्या रहा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। रेशियो रहा 2.2% और 0.5%। पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। हाउ मेनी सेक्टर्स कवर्ड बाय पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव? देखिए ये स्कीम है या इंसेंटिव स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रहती है ना, जैसे टेस्ला हो गई, उनसे बोलता है कि आप हमारी कंट्री में आइए, आप हमारी कंट्री में आइए और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है यहाँ पर भी ओपन करिए। जैसे फार्मा हो गए, कार मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ भी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी। वो कहता है कि आप हमारी कंट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए और लार्ज नंबर पे प्रोडक्शन करिए, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करिए। कौन कह रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है। अब जिससे अगर लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा लोगों को, है ना? तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एंकरेज करती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कि आप हमारे यहाँ भी आइए और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी कंट्री में भी खोलिए। उसके बदले में हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर आपकी कस्टम ड्यूटी को डिक्रीज कर देंगे या आपके टैक्स को हम डिक्रीज कर देंगे। ओके, जो भी टैक्स लग रहा होगा, और ऊपर से हम आपको इंसेंटिव भी देंगे, कुछ डिस्काउंट के साथ साथ हम आपको इंसेंटिव भी देंगे। तो हाउ मेनी सेक्टर्स कवर्ड बाय पीएलआई, इसके अंदर सेक्टर्स कवर्ड हो रहे हैं टोटल हमारे 14। 14 सेक्टर्स हैं। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है 2 लाख करोड़, और एम्प्लॉयमेंट दिया है 12.6 मिलियन जॉब्स क्रिएट करी है। सबसे ज़्यादा मेजर रोल कौन प्ले करता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। विद दिस वी आर डन विद टुडे सेशन। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेश्चंस ऑफ द डे हैं मेरे पास आपके लिए, तो उनका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। ओके, सो 2-3 क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको ये बताना है कि 1 मिनट। हम्म पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको बताना है जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है, इनमें से किस सेक्टर को रेड कॉलर जॉब्स बोलते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं, और किन को व्हाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं। ओके, किसको रेड कॉलर जॉब्स बोलेंगे, किसको व्हाइट कॉलर जॉब्स बोलेंगे और किसको ब्लू कॉलर जॉब बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि इंडिया में कौन सी इकोनॉमी फॉलो होती है, इंडिया जो है वो कौन सी इकोनॉमी सिस्टम को फॉलो करता है, इकोनॉमिक सिस्टम को। आपको बताना है कमेंट्स में, इंडिया कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमिक, किस सिस्टम को फॉलो करता है इंडिया। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करेगा या सोशलिस्ट को फॉलो करेगा या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करेगा, इन दो के आंसर आपको कमेंट्स में देने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ और इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज के साथ। ध्यान रखिए अपना, हाइड्रेटेड रहिए। ओके, सो टिल देन बाय।